गुड इवनिंग एवरीवन। टट्टा फ्राई चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो लैंग्वेज न्यू लिटरेचर की है। बेगला 137 का जितना भी थ्योरी पार्ट्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आज आपको सब समझाने वाला हूं। अगर बात करूं यूनिट 1 की तो उसमें दो चीजों पर फोकस किया गया है। अगर हम किसी भी वर्ड की बात करते हैं, देखो कोई भी वर्ड होता है किसी भी लैंग्वेज का, उसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है लिटरल मीनिंग, कौन सा होता है लिटरल, और दूसरा होता है एक्सटेंडेड मीनिंग। अब ये क्या होता है लिटरल, क्या होता है एक्सटेंडेड, क्या होता है उसको समझते हैं। देखो लिटरल मतलब होता है उसका ओरिजिनल फॉर्म, कोई भी मीनिंग कोई भी वर्ड अपने ओरिजिनल मीनिंग में होता है तो उसे लिटरल मीनिंग बोलते हैं। अगर वो वर्ड अपने मीनिंग को चेंज करके किसी और मीनिंग में दिया जाए, मतलब कि जैसे कि सी मीन्स होता है देखना, अगर सी को देखने के लिए दिया गया है तो वो लिटरल मीनिंग में है। कहीं पर सीइंग को बोलते हैं हम मिलने से कि आई एम गोइंग टू सी हिम, आई एम गोइंग टू सीइंग हिम, मतलब कि उससे मिलने जा रहा हूं, तो वो कौन से फॉर्म में है एक्सटर्नल फॉर्म में है। मतलब कि अगर वर्ड का मीनिंग ओरिजिनल है तब तो लिटरल मीनिंग है, और अगर उसको चेंज कर दिया गया किसी और मीनिंग में तो वो एक्सटेंडेड मीनिंग है। इतनी बात समझ में आ गई। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला प्लीज थ्रो योर व्यूज ऑन दिस टॉपिक। मैंने क्या बोला, प्लीज थ्रो योर व्यूज ऑन दिस टॉपिक। दूसरा मैंने बोला मैड पीपल थ्रोज स्टोन्स। अब यहां मैं पूछूं कि थ्रो जो मीनिंग है ये अपने लिटरल फॉर्म में या एक्सटेंडेड फॉर्म में है। आप बोलोगे सर ऊपर है प्लीज थ्रो योर व्यूज ऑन दिस टॉपिक, थ्रो मींस होता है फेंकना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्लीज कृपया अपने व्यूज इस टॉपिक पर फेंको, ये बात बोल रहा है क्या। वो बोलना चाह रहा है कि अपने व्यूज इस टॉपिक पे बताइए या फिर अपने जो व्यूज है उन्हें दर्शाइए या प्रकट कीजिए। तो यहाँ पे थ्रो का मतलब क्या है, बताने से, दर्शाने से, प्रकट करने से। और नीचे थ्रो का मतलब क्या है, मैड पीपल थ्रो स्टोन्स, जो पागल लोग होते हैं वो क्या करते हैं पत्थर फेंकते हैं। अब यहाँ पे जो थ्रो है इसका मतलब है प्रकट करने से, और यहाँ पे थ्रो है इसका मतलब है फेंकने से। हमें पता है कि जो थ्रो है इसका जो रियल मीनिंग होता है वो होता है फेंकना, मतलब कि यहाँ पे थ्रो अपने लिटरल मीनिंग में है और यहाँ पे थ्रो अपने एक्सटेंडेड मीनिंग में है। आई थिंक आपको समझ में आ गया वो लिटरल मीनिंग क्या होता है, एक्सटेंडेड मीनिंग क्या होता है। लिटरल मीनिंग मतलब जो वर्ड का रियल मीनिंग है उसमें हो तो लिटरल, और उसको चेंज करके किसी और सेंस में दिया जाए तो उसको एक्सटर्नल मीनिंग, ठीक है। इतना सा आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं इसमें, तो इसमें एक और टर्म है लिटरेचर और एक है लैंग्वेज। हमने ऊपर देखा लिखा है हमारा टॉपिक लिटरेचर मतलब लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, ठीक है। तो यहाँ पे लिटरेचर और लैंग्वेज में क्या डिफरेंस उसको समझते हैं। अगर बात करूं मैं लिटरेचर की, तो ये क्या होता है, ये होता है स्टडी ऑफ राइटिंग वर्क्स। मैंने क्या कहा, स्टडी ऑफ राइटिंग वर्क को हम क्या बोलते हैं, लिटरेचर बोलते हैं। अब राइटिंग वर्क क्या होते हैं, राइटिंग वर्क आपको पता है लाइक स्टोरीज, ठीक है, लाइक नॉवेल्स, लाइक ड्रामा, या फिर आपका हो जाए क्या बोलते हैं बुक्स या ऐसे, जो ये सभी होते हैं क्या होते हैं राइटिंग वर्क होते हैं। इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, हम लिटरेचर बोलते हैं। लिटरेचर क्या होता है कि राइटिंग वर्क्स की स्टडीज को हम लिटरेचर बोलते हैं। वही बात करूं मैं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज होता है स्टडी ऑफ साउंड वर्ड या सेंटेंस। स्टडी ऑफ साउंड वर्ड या सेंटेंस मतलब कि आपका साउंड क्या है उसकी स्टडी को लैंग्वेज बोलते हैं, वर्ड क्या है उसकी स्टडी को लैंग्वेज बोलते हैं, सेंटेंस क्या है उसकी स्टडी को लैंग्वेज बोलते हैं। अगर सिंपल भाषा में हम बताएं तो लिटरेचर मींस होता है कि जो हम लिखने के काम होते हैं उनको पढ़ना। देखो लिखने के काम में बहुत सारी चीजें का यूज होता है, लाइक ग्रामर का यूज होता है, फुल स्टॉप्स कहाँ लगाने, पंक्चुएशन मार्क कहाँ पे लगाने, कॉमास कहाँ लगाना है, और कौन कौन से वर्ड का यूज करना है, उनको कैसे दर्शाना है। बहुत सारे मीनिंग उसमें एक्सटेंडेड मीनिंग होते हैं जिससे कि उसकी शोभा बढ़े। जैसे मैं बोलूं कि तुम्हारा जो चेहरा है वो बहुत सुंदर है, मजा नहीं आया। मैं बोलूं तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है, मतलब चांद जैसा सुंदर है, तो थोड़ा सा मजा आया। इसमें क्या क्या हमने मसाला डाल दिया, उनको श्रृंगार करके परोसा जाता है लिटरेचर में। और लैंग्वेज की बात करें तो जिसे हम अपनी बात कहने के लिए, जैसे हम मुझे कोई अपनी बात कहनी है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं कौन सा यूज कर रहा हूं, लिटरेचर का यूज कर रहा हूं कि लैंग्वेज का, लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं। मतलब कि सरल भाषा में अपनी बात को कहना लैंग्वेज होता है। और वहीं पे क्या होता है, लिटरेचर को बहुत ही
ऐसी भाषा में बोला जाता है कि जिसको समझाने के लिए आपको दूसरे लोगों से, जैसे टीचर्स होते हैं, हमारा हिंदी सब्जेक्ट है, बहुत सारी उसमें पोएम्स होती हैं जो हार्ड होती हैं, वो क्या करते हैं वो समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? क्योंकि उसमें हार्ड वर्ड्स होते हैं, हमें समझ में नहीं आते। और वही बात करूं जो मैं बोल रहा हूँ, एक छोटा सा बच्चा समझ सकता है कि मैं क्या बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल वर्ड्स हैं। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो लैंग्वेज है और जो हम पढ़ते हैं वो लिटरेचर है। आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा दोनों में। आप बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज दो टाइप की होती है। लैंग्वेज दो टाइप की होती है, एक होती है लिटरेरी, एक होती है नॉन लिटरेरी। एक आपकी कौन सी होती है? नॉन लिटरेरी, एक होती है लिटरेरी। ठीक है, लैंग्वेज दो टाइप की होती है, एक होती है नॉन लिटरेरी, एक होती है लिटरेरी। अब नॉन लिटरेरी क्या होती है, लिटरेरी क्या होती है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, नॉन लिटरेरी से आप समझ रहे हो, लिटरेरी मतलब लिटरेचर कहीं ना कहीं आ रहा है, और नॉन मींस जो लिटरेचर से संबंधित ना हो, मतलब कि ऐसी लैंग्वेज जो अपनी हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, लैंग्वेज दो टाइप की होती है नॉन लिटरेरी, एक होती है लिटरेरी। नॉन लिटरेरी मतलब ऐसी लैंग्वेज जो अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, जो अपनी बातचीत करने में हम यूज करते हैं लैंग्वेज को, उसे हम बोलते हैं नॉन लिटरेरी। अब जैसे कहीं पे खाना को खाना बोलते हैं, कहीं पे आलू को आलू बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते होंगे, कहीं पे खाने को खाना बोलते हैं, कहीं डिनर को डिनर बोलते हैं, कहीं पे रात का भोजन बोलते हैं, कहीं मम्मी को मम्मी बोलती है, कहीं पे माँ बोलते हैं, कहीं पे अम्मा बोलते हैं, कहीं पे कुछ ही बोलते हैं। तो वो क्या है? नॉन लिटरेरी है, मतलब डे टू डे लाइफ में बोलने वाली है। बात करें लिटरेरी की, तो लिटरेरी वो होती है जिसको हम राइटिंग वर्क में यूज करते हैं। जैसे हमें स्टोरी लिखनी है, नॉवेल्स लिखनी है, ऐसे लिखना है, लेटर लिखना है, मतलब कि ऑफिशियली अगर आपको कोई वर्क करना है तो उसमें कौन सा आता है? लिटरेरी मीनिंग आता है। आई थिंक आपको दोनों लैंग्वेज के टाइप समझ में आ गए होंगे। नॉन लिटरेरी मतलब जिसको हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, जिसको हम अपनी बात बताने के लिए यूज करते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है। अगर आप अपने गांव में है तो गांव की भाषा बोलते हैं, अगर आप कहीं शहर में जा रहे हो तो शहर की भाषा बोलते हैं। जैसे मैं मोस्टली अपने गांव में गांव की भाषा बोलता हूं, क्योंकि लोगों को यहाँ पे जो भाषा बोल रहा हूँ समझ में नहीं आती, तो मैं कौन सा यूज करता हूँ? नॉन लिटरेरी का यूज करता हूँ। वही बात करूं लिटरेरी की, तो जैसे मुझे लेटर लिखना है या कोई स्पीच देनी है, तो उसमें मैं कौन सी यूज करता हूँ? लिटरेरी यूज करता हूँ, जिससे कि हर इंसान को समझ में आ जाए। आई थिंक आपको लैंग्वेज के दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज का जो मीडियम होता है कम्युनिकेशन का, ठीक है, दो मोड से होता है। अगर हम बात करें अपनी बात करने का जो मीडियम होता है, अपनी कम्युनिकेशन का जो मीडियम होता है, दो मोड से होता है। तो वो आपको पता है मोड्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है रिटन और एक होता है स्पोकन। आप समझ गए होंगे। एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित। मतलब कि रिटन मींस लिखित, स्पोकन मींस मौखिक। हम अपनी बात को दो तरीके से कह सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो वो हो गया मेरा स्पोकन, और वही मैं अपने नोट्स कर दूं प्रोवाइड, तो वो हो जाएगा रिटन। अगर मैं नोट से पढ़ रहा हूं तो रिटन, और मैं बोल के समझा रहा हूं तो स्पोकन। बात समझ में आ गई। तो लैंग्वेज के दो मोड्स होते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, एग्जाम के लिए। अब इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक दिया गया है क्वेश्चन, ही वाज एंग्री with me, he was angry with me because I was late। मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, he was angry with me because I was late। मैं आपसे पूछूं कि एंग्री यहाँ पे कौन से सेंस में है, जो इसका मीनिंग है वो कौन सा है, लिटरल है या एक्सटेंडेड है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आप बोलोगे सर एंग्री मींस होता है गुस्सा करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ही वाज एंग्री, वो है गुस्सा था, विद मी मेरे से, क्योंकि मैं लेट था। आप लेट आए तो गुस्सा होगा, तो यहाँ पे एंग्री मतलब क्या है, गुस्से से है। एंग्री का मतलब किससे है, गुस्सा से है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म है, ये लिटरल मीनिंग है। वही पे बात करूं दूसरा, तो दूसरा सेंटेंस देता हूं एंग्री वाला। तो यहाँ पे है ह्यूज वेव्स रोज इन एंग्री सी, ठीक है, ह्यूज वेव रोज इन द एंग्री सी। अब मैं बोलूं यहाँ पे एंग्री क्या है, आप बोलोगे सर ये ह्यूज वेव मतलब कि लंबी बड़ी बड़ी लहरें, रोज मींस उठी, किसमें, एंग्री सी मतलब गुस्सीले समुद्र में। समुद्र गुस्सा तो करता नहीं है, मतलब समुद्र कहीं डांस कर रहा है, समुद्र पानी वाले डांस पे डांस कर रहा है, कहीं गाना गा रहा है, कहीं गुस्सा कर रहा है, हंस रहा है, नाच रहा है, ठुमके लगा रहा है, ऐसा तो है नहीं। समुद्र का फॉर्म तो वही रहता है, लेकिन लहरें ऊंची ऊंची उठी है, लहरें बड़ी उठी, तो हमने क्या बोला कि समुद्र गुस्सा है। ये हमारा सेंस क्या है, हमने यहाँ पे एंग्री वर्ड का यूज क्यों किया, गुस्से के लिए नहीं किया। हमने एंग्री वर्ड का यहाँ पे गुस्से के लिए नहीं किया, तो ये कौन से फॉर्म में, एक्सटेंडेड मीनिंग में है। आई थिंक आपको लिटरल मीनिंग और एक्सटेंडेड मीनिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो यूनिट बने आपके क्वेश्चंस यहीं तक आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब इसमें एक दो पॉइंट और हमको समझ लेते हैं, एक दो इसमें पॉइंट और हमको समझ लेते हैं। हम अपनी कोई बात कहते हैं तो दो तरीके से कहते हैं, अच्छे से पता है। जो हमारी स्पीच होती है टू टाइप की होती है। आप बोलोगे सर एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, सबने पढ़ रखा है, ठीक है, ग्रामर में पढ़ा था।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जैसे किसी ने मुझसे कहा, जैसे राम है, उसने मुझसे कहा कि मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, और मैंने वही बात जाके किसी और को बता दी कि राम ने कहा मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, तो मैंने नहीं कहा, किसने कहा, राम ने कहा, तो मैंने सीधा डायरेक्टली जो उसने बोला था वो बोल दिया जाके, और उसी को मैं बोलूं कि राम ने कहा कि वह स्कूल नहीं आएगा, तो मैंने इसमें क्या कर दिया, इसे इनडायरेक्टली बोला है, मतलब कि जो उसके वर्ड्स थे उनको चेंज करके अपने वर्ड्स में बोल दिया। तो डायरेक्ट मतलब क्या होता है कि जो बात की, जो सेंटेंस जिस बंदे ने बोला है, ए ने बोला है आपसे बी से, जो ए ने बोला है वही सी को बताना होता है डायरेक्ट, और जो ए ने बोला है बी से उसको चेंज करके बताना होता है इनडायरेक्ट। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने बोला कि मेरे पापा जी का नाम राकेश है, और आपने जाके सी से बोल दिया कि संदीप ने कहा मेरे पापा जी का नाम राकेश है, तो क्या आपके पापा जी का नाम राकेश है? नहीं, क्योंकि आपने डायरेक्ट मेरी स्पीच उस बंदे को बोली है, तब वो डायरेक्ट स्पीच है। वहीं आपने बोला कि संदीप ने कहा कि उसके पापा जी का नाम राकेश है, तो वो कौन सी हो जाएगी, इनडायरेक्ट हो जाएगी। लेकिन मजे वाली बात यह है कि इसमें तीसरी स्पीच भी दी गई है, जिसे हम बोलते हैं फ्री इनडायरेक्ट डिस्कर्स। क्या बोलते हैं? फ्री इनडायरेक्ट डिस्कर्स। ठीक है, यहाँ पे तीसरी स्पीच है, इसका मतलब क्या होता है, फ्री इनडायरेक्ट डिस्कर्स। इसे हम बोलते हैं FID। इसका यूज करते हैं मोस्टली नॉवेल्स में, स्टोरीज में, ड्रामास लिखने में, या फिर शॉर्ट स्टोरीज में इनका यूज किया जाता है, फ्री इनडायरेक्ट डिस्कर्स। जैसे कि कोई बंदा है, ठीक है, वो बोल रहा है कि मैं कल स्कूल, राम ने कहा कि वह कल स्कूल नहीं आ पाएगा, ठीक है, तो अब इसको मैं समझ सकते हैं राम कल स्कूल नहीं आ पाएगा, ये बात वही हो गई। ठीक है, जैसे कि कोई बोलता है कि मोहन ने कहा कि वह अपने मामा घर जा रहा है, इसको मैंने बोल दिया कि मोहन कल अपने मामा घर जा रहा है, तो हमने क्या किया, फ्री इनडायरेक्ट डिस्कर्स। उसमें हमने ये नहीं जोड़ा कि मोहन ने कहा, क्योंकि जब हमने मोहन वर्ड ले लिया कि मोहन अपने मामा घर जा रहा है, तो मोहन ने कहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो जो तीसरा हमारा होता है फ्री इनडायरेक्ट डिस्कर्स, इसका यूज करते हैं लिटरेचर में, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप अच्छे से पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यूनिट 1 से हमारा इतना ही था, जो थ्योरी पार्ट है। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको समझते हैं। ठीक है, यूनिट 2 की बात करूं तो इसमें एक मल्टीपल मीनिंग दिया गया। मल्टीपल मीनिंग क्या होता है? मल्टीपल मीनिंग, अगर मैं बात करूं मल्टीपल वर्ड की, ठीक है, तो मल्टीपल से आप क्या समझते हो? एक से ज्यादा। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। ठीक है, अब वो मीनिंग मतलब अर्थ, कोई वर्ड है उसके एक से ज्यादा अर्थ हो तो मल्टीपल मीनिंग होगा। मैंने क्या कहा? कोई वर्ड है जिसके एक से ज्यादा अर्थ हो तो क्या होगा? मल्टीपल मीनिंग होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है माई बैगेज इज लाइट। ठीक है, माई बैगेज इज लाइट। दूसरा है ही हैज गिवन वेरी लाइट वर्क, वेरी लाइट वर्क। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे लाइट की, मैं आपसे पूछूं कि लाइट, एक लाइट होता है रोशनी, ठीक है, उसका यूज कर सकते हैं। मैंने बोला कि लाइट यहाँ पे क्या है, तो आप बोलोगे कि जो मेरा बस्ता है वो कैसा है? हल्का है। तो यहाँ पे लाइट का मतलब किससे? हल्का से, मतलब नॉट हैवी, भारी नहीं है। और नीचे वाले सेंटेंस में बात करें लाइट का मतलब क्या है, तो यहाँ पे ही हैज गिवन वेरी लाइट वर्क मतलब सिंपल वर्क। तो ऊपर है नॉट हैवी से और नीचे है सिंपल से। ऊपर लाइट मतलब क्या है? हल्का, नीचे मतलब क्या है? सिंपल, आसान। तो दोनों में क्या है, जो इसका मीनिंग है लाइट का वो चेंज कर दिया, मतलब मल्टीपल मीनिंग है किसी वर्ड के, इसे हम बोलते हैं मल्टीपल मीनिंग्स। आई थिंक आपको ये टर्म समझ में आ गई होगी। वहीं पे दूसरा है रिलेटेड मल्टीपल मीनिंग। दूसरा क्या है? रिलेटेड मल्टीपल मीनिंग। मल्टीपल मीनिंग पता है कि एक वर्ड जिसके और ज्यादा मीनिंग्स हो, एक से ज्यादा मीनिंग हो, मल्टीपल मीनिंग हो गया। अब यहाँ पे वर्ड आ गया रिलेटेड, मतलब संबंधित, उनमें उनके बीच में कोई संबंध हो। जैसे मैं बात करूं कैप की, ठीक है, कैप मींस आपको पता है होता है टोपी जिसको हम पहनते हैं, और दूसरा कैप मींस होता है जो जिसे हम ढक्कन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढक्कन। ठीक है, तो कैप का काम क्या होता है? जैसे टोपी की बात करूं क्या करता है, वो आपके हेड को ढकता है, जो हमारा सिर होता है उसको ढकता है। तो यहाँ पे कैप का काम क्या है? ढकना। और जो ढक्कन होता है उसका काम क्या होता है? बोतल को ढकना। ठीक है, तो कैप, दोनों जो वर्क है वो सेम है। तो यहाँ पे क्या रिलेटेड वर्क है कि दोनों का काम किससे? ढकने से है, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो भी कैसा है? सेम है। लेकिन इसका यूज हो रहा है किसके लिए? ढक्कन के लिए, और इसका यूज हो रहा है टोपी के लिए। मतलब जैसे हम बात करें कैप की, तो कैप एक होता है टोपी जो कि अलग ऑब्जेक्ट है, और एक कैप होता है ढक्कन, वो अलग ऑब्जेक्ट है, दो अलग ऑब्जेक्ट है, लेकिन उनका काम क्या है? ढकने से है। मतलब कि दोनों बीच में रिलेशन है कि काम एक ही कर रहे हैं लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो उसे हम बोलते हैं रिलेटेड मल्टीपल मीनिंग। बात समझ में आई? आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि मल्टीपल मीनिंग्स क्या होती है और रिलेटेड मल्टीपल मीनिंग्स क्या होती है। ठीक है, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, तो उसकी टेंशन मत लेना, आप लोग पढ़ लोगे अच्छे समझ में आ जाएगा। आगे हम देखते हैं, आगे इसमें क्या है? आगे है फ्रेशर वर्ब।
क्या है, फ्रेसल वर्ब। ठीक है, ये हमारा ग्रामर का पार्ट है, लेकिन थ्योरी में मैंने इसको डिस्कस कर लिया जिससे कि आपको समझ आए फ्रेसल वर्ब होता क्या है। ग्रामर की जब क्लास आएगी तो समझाऊंगा उसमें फ्रेसल वर्ब्स कैसे क्या होती है, कौन कौन सी आ सकती हैं, कैसे बनाई जाती हैं। बहुत ही टफ एंड बहुत ही लेंथी टॉपिक है, ठीक है, बट इसको अभी समझते हैं फ्रेसल वर्ब होता क्या है। अब इसमें क्या होता है कि दो वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बनाया, जैसे बोलते हैं फ्रेसल वर्ब। ठीक है, आसानी समझते हैं। उसमें एक तो वर्ब होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब दिया गया है तो वर्ब का होना जरूरी है। ठीक है, वर्ब के साथ किसी और चीज को जोड़कर बनाया जाए, जैसे हमने वर्ब के साथ जोड़ दिया एड वर्ब को, किसको जोड़ दिया, एड वर्ब को, और वर्ब के साथ जोड़ दिया हमने प्रपोजिशन को। मैंने क्या बोला कि वर्ब के साथ एड वर्ब को जोड़कर, वर्ब के साथ प्रपोजिशन को जोड़कर जब कोई नया वर्ड फॉर्म किया जाता है उसको हम बोलते हैं फ्रेसल वर्ब। जैसे मैंने वर्ब ले ली लुक और एडवर्ब ले लिया आफ्टर, तो आपको पता है लुक आफ्टर का यूज होता है। ठीक है, आई विल लुक आफ्टर ऑन दैट मैटर, तो ये लुक आफ्टर का यूज हो गया। वर्ब मैंने ले ली गेट, ठीक है, और प्रपोजिशन ले लिया इन, तो ये गेट इन हो गया। ठीक है, इसका यूज करते हैं, गेट ऑफ हो गया, कम डाउन हो गया, ठीक है, गेट अप हो गया। तो ये सारे क्या है, फ्रेसल वर्ब है। मतलब कि वर्ब और एड वर्ब और वर्ब और प्रपोजिशन को मिलाकर जब कोई एक वर्ड फॉर्म होता है जिसका कोई मीनिंग होता है तो उसे हम बोलते हैं फ्रेसल वर्ब। बात समझ में आ गई। सेट ऑफ हो गया, ठीक है, गेट आउट हो गया, गेट इन हो गया, ये सब क्या है, आपके फ्रेसल वर्ब्स हैं। इनको अच्छे से पढ़ेंगे ग्रामर पार्ट में, मैं आपको सब बता दूंगा कैसे फ्रेसल वर्ब्स बनाए जाते हैं, उनको हम कैसे समझ सकते हैं और एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, हर एक चीज पढ़ेंगे। अभी सिर्फ समझना है कि फ्रेसल वर्ब होता क्या है। तो फ्रेसल वर्ब क्या होता है कि अ फ्रेसल वर्ब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और थ्री वर्ड्स। यहाँ पे क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्ड्स को मिलाकर जब एक वर्ड फॉर्म किया जाता है, ठीक है, उसमें वर्ब का रहना जरूरी है, तो उसे हम बोलते हैं फ्रेसल वर्ब। आई थिंक आपको समझ में आ गया फ्रेसल वर्ब क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, आपको पता है कि ऐसे शब्द जो वर्ब की विशेषता बताएं। ठीक है, ऐसे शब्द जो वर्ब की विशेषता बताएं। जैसे मैंने बोला कि आई राइट और लिख दिया स्लोली, मतलब कि स्लोली वो क्या कर रहा है, राइट को दर्शा रहा है कि कैसे लिखता हूं, धीरे लिखता हूं। तो स्लोली क्या है, आपकी एडवर्ब है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एडवर्ब मतलब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, क्रिया विशेषण जो क्या करते हैं, वर्ब की विशेषता बताते हैं, एडवर्ब। ठीक है, प्रपोजिशन क्या होते हैं, जो किसी भी चीज की पोजीशन बताते हैं। अगर आपको और डीपली पढ़ना है इनके बारे में तो मेरी वीडियोस पढ़ी इंग्लिश फाउंडेशन वाले कोर्स में, आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं फ्रेसल वर्ब मैंने बता दिया कि कैसे बनती है, आगे समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई एक वर्ड है उसको हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ से आपको पता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। यहां तक तो आप आए हो तो इतना पता होगा, आपको बेसिक चीजें पता होंगी। तो इसमें क्या होता है, किसी भी वर्ड को हम डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं वाटर की, जैसे मैंने बात कर लिया वाटर मींस क्या होता है, पानी। ठीक है, अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूं पानी के लिए, तब तो ये नाउन है, तो ये क्या है, नाउन है, क्योंकि किसी चीज को पीने कोई एक चीज जिसको पिया जाता है उसके नाम को पानी कहते हैं। ठीक है, पानी क्या है, कोई एक चीज जिसको हम पीते हैं अपने जीने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, पानी बोलते हैं। नाम दिया गया तो नाउन है। ठीक है, और मैं बात करूं मैं वाटरिंग की, तो इसका यूज होता है कैसे यूज होता है, पानी देने के लिए। किसके लिए होता है, पानी देना। तो ये क्या है, वर्ब है, तो ये क्या हो गया, वर्ब। ठीक है, मैंने क्या बोला, वाटर एक ही वर्ड है, इसको एक नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं और एक वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। जब नाउन होता है तो होता है इसका मतलब पानी होता है। ठीक है, आई वांट टू ड्रिंक वाटर, तो वहां पे वाटर क्या है, नाउन है। वही मैं बोलूं आई एम वाटरिंग द प्लांट, मैं पौधों को पानी दे रहा हूं, तो वहां पे वाटरिंग क्या है, आपकी वर्ब है। मतलब कि एक वर्ड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज कर सकते हैं और इस पे क्वेश्चन आपका आता है। इसका जो प्रैक्टिस है वो करेंगे ग्रामर पार्ट में, क्योंकि ग्रामर का पार्ट है। थ्योरी पार्ट में हम समझेंगे कि थ्योरी में क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि थ्योरी बहुत लेंथी है इसमें, तो मैं चाहता हूं कि पूरी थ्योरी इस वीडियो में कवर कर लूं। तो मैंने क्या बोला कि कोई एक वर्ड दो तरीके से यूज हो सकता है। इसमें देखा हमने वाटर ऐसे वर्ब हो गया और नाउन हो गया। ठीक है, वही मैं बात करूं नेगेटिव की, मैंने बात कर दी किसकी, नेगेटिव एक वर्ड है। ठीक है, अब मैं बोलूं इससे कि इससे एक नाउन बनाओ और एक एडजेक्टिव बनाओ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको वर्ड दिया जाएगा, उससे बोलेंगे कि नाउन बनाओ, एडजेक्टिव बनाओ। ठीक है, नाउन क्या बनेगा, द आंसर इज इन द नेगेटिव। जो आपका आंसर है वो किसमें था, नेगेटिव में था। ठीक है, और दूसरा है द टेस्ट गेव अ नेगेटिव रिजल्ट। तो यहाँ पे रिजल्ट को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो ये नेगेटिव क्या कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ऊपर नेगेटिव क्या है, आपका नाउन है। तो यहाँ पे आपने नाउन मान लिया नेगेटिव से, नेगेटिव क्या बन गया, एडजेक्टिव। मतलब एक वर्ड एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हो सकता है। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे अपनी ग्रामर वाले पार्ट में। ठीक है, मैं कोई भी आपका ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ने वाला जो आपके एग्जाम में आए और उसको डिस्कस न किया जाए। ठीक है,
आगे बात करते हैं। तो ये हमारा हो गया ब्लॉक 1। यूनिट 3 में आते हैं, ठीक है। यूनिट 3 में जो हमारा पहला टर्म है वो है सिनोनिम्स, अच्छे से पता होगा, मतलब समानार्थी शब्द, ठीक है। अब इनका मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्द ऐसे होते हैं जो अलग अलग लिखे होते हैं लेकिन उनका मीनिंग एक जैसा होता है। दो या दो से अधिक मतलब एक कोई शब्द है, जैसे मैंने बोल दिया मैन, ठीक है। मैन को हम मेल कह सकते हैं, मैन को हम जेंट कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मैन मींस आदमी होता है, मेल मींस आदमी होता है, जेंट मींस आदमी होता है। इन तीनों का मतलब एक है लेकिन वर्ड कैसे अलग अलग हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं सिनोनिम, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इतना बात समझ में आ गया। वैसे हम बोलते हैं हार्ड, हार्ड को क्या क्या बोल सकते हैं, टफ बोल सकते हैं, हार्ड को टफ बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, सॉलिड बोल सकते हैं। तो हार्ड मींस क्या होता है, कठोर, टफ मींस क्या होता है, कठिन या कठोर, स्ट्रॉन्ग मींस क्या होता है, कठोर मजबूत, सॉलिड मींस क्या होता है, कठोर। मतलब इनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेंस एक जैसा मिलता है। अगर कहीं पे हार्ड अगर आपको यूज करना है तो आप वहां पे स्ट्रॉन्ग भी यूज कर सकते हो, टफ भी यूज कर सकते हो, सॉलिड यूज कर सकते हो। मतलब कि इन सभी वर्ड का जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं सेम है, एक जैसा मीनिंग बताते हैं, उसे हम बोलते हैं सिनोनिम, मतलब समानार्थी जिनका अर्थ समान होता है। ऐसे वर्ड जिनका अर्थ समान होता है हम बोलते हैं सिनोनिम्स। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें अगला जो टर्म है वो एंटोनिम्स। एंटोनिम आपको पता होगा, ठीक है। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स की बात करते हैं। एंटोनियम क्या होता है, मतलब उल्टा, अपोजिट। जैसे मान लो मैंने बोल दिया हार्ड, ठीक है। हार्ड का अपोजिट क्या होगा, सॉफ्ट। यहाँ पे हार्ड बता रहा है मजबूत, और यहाँ पे सॉफ्ट क्या है, मतलब जैसा बिल्कुल मुलायम। तो यहाँ पे हार्ड मजबूत है, यहाँ पे सॉफ्ट क्या है, मुलायम। उसका उल्टा कोई वर्ड है, जैसे कोई काम है, इसमें होगा कोल्ड, कोल्ड में क्या होगा, हॉट, तो ये हो गया आपका एंटोनियम, ठीक है। मतलब कोई चीज उसका उल्टा क्या कहलाता है, एंटोनियम कहलाता है। बेसिक टर्म्स है, जैसे मैन हो गया, मैन का क्या होगा, वुमेन, गर्ल का क्या होगा, बॉय, ठीक है। वैसे ही सिटी का क्या होगा, विलेज। तो ये सब क्या है, एंटोनियम्स है। आगे आते हैं होमोनियम्स, देखते हैं होमोनियम्स। ये टर्म्स इन पे बेसिकली शॉर्ट नोट्स पूछ लेते हैं, ठीक है। 150 वर्ड से कुछ भी आपसे पूछेंगे तो आप लिख सकते हो। होमोनियम्स क्या होते हैं, अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड बट दैट हैज अ डिफरेंट मीनिंग। मतलब कि कोई वर्ड है जिसको प्रोनाउंस्ड और लिखा जाता है, मतलब इसको बोला और लिखा जाता है दूसरे वर्ड की तरह, लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। मैंने क्या कहा, कोई वर्ड है जिसको लिखा और पढ़ा जाता है दूसरे वर्ड की तरह, लेकिन दोनों के मीनिंग कैसे होते हैं, अलग होते हैं। जैसे मैं बात करूं बैंक की, एग्जांपल लिया मैंने बैंक का, ठीक है। एक हो गया बैंक, दूसरा बैंक। अब ये से बैंक पढ़ते हैं, सही बैंक पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बैंक है उसका मतलब है बैंक ऑफ रिवर, मतलब कि नदी का किनारा। यहाँ पे हमने किससे, बैंक का मतलब क्या है, किनारे से। और नीचे वाला बैंक आप यूज कर सकते हो कि ऐसी चीज, ऐसी जगह जहां पे अपना पैसा स्टोर करते हैं। आपको पता है बैंक जिसमें हम पैसा स्टोर करते हैं, बैंक अपना मनी जहां पे अकाउंट बनवाते हैं वो बैंक हो गया। दोनों पढ़े एक जैसे जा रहे हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन कैसा एक जैसा है और इनको लिखा भी एक जैसा गया है, लेकिन मीनिंग कैसे है, डिफरेंट है। तो इन्हें हम बोलते हैं होमोनियम्स। ऐसे वर्ड्स जो एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे पढ़े जाते हैं, एक जैसे लिखे जाते हैं, लेकिन मीनिंग कैसा हो, डिफरेंट हो, उन्हें हम बोलते हैं होमोनियम्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, होमोफोन्स की बात करते हैं। होमोफोन्स, देखो होमो मींस होता है सेम, फोन मींस आप पता है कि हम बातचीत करने के लिए फोन का यूज करते हैं। मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं साउंड से मतलब है, किससे मतलब है, साउंड से। तो होमो मींस सेम, साउंड। अब इसमें क्या होता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका साउंड तो सेम होता है लेकिन मीनिंग अलग होता है। यहाँ पे क्या था, साउंड भी सेम, स्पेलिंग भी सेम, पर मीनिंग अलग। यहाँ पे क्या है, साउंड सेम है लेकिन मीनिंग अलग है। मैंने क्या बोला, साउंड सेम है लेकिन मीनिंग अलग और लिखे भी अलग जाते हैं। जैसे मैं बात करूं ब्लू, एक हो गया ब्लू, एक हो गया ब्लू, BLEW, ठीक है। ब्लू मींस होता है नीला, रंग का नाम है। और ब्लू मींस होता है ब्लो, जो होता है ब्लो मींस होता है उड़ाना या बुझाना, उसकी सेकंड फॉर्म है ब्लू, ठीक है। इसे पढ़ते हैं ब्लू, इसे पढ़ते हैं ब्लू, लेकिन दोनों का मीनिंग कैसा है, अलग है। साउंड एक जैसा है, स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी कैसा है, अलग है। ऐसे वर्ड जिनका साउंड एक जैसा हो, समान हो, ठीक है, और उनका मीनिंग अलग हो, स्पेलिंग अलग हो, उन्हें बोलते हैं होमोफोन्स। ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग और साउंड या फिर उसका क्या बोलते हैं, स्पेलिंग एक जैसा हो लेकिन उसका जो मीनिंग है डिफरेंट हो, उसे बोलते हैं होमोनियम्स। एक और होता है जो होता है होमोफोन्स, होमोफोन्स हो गया। एक होता है होमोग्राफ्स। क्या होता है, होमोग्राफ्स। होमो मींस क्या होता है, सेम। ग्राफ्स मींस आप जानते हो कि ग्राफ का यूज हम कब करते हैं, किसी चीज को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्ड से आता है, मतलब कि स्पेलिंग से आता है। ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग सेम हो, ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग सेम हो, वो होते हैं आपके होमोग्राफ्स। मैंने क्या बोला, ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग सेम हो लेकिन प्रोनाउंसिएशन कैसा हो, अलग हो,
स्पेलिंग सेम हो लेकिन प्रोनाउंसिएशन कैसा हो, अलग हो, और मीनिंग कैसा हो, अलग हो, वो कहलाते हैं होमोग्राफ्स। दोबारा समझ लेते हैं इनको दोबारा समझ लेते हैं। मैंने आपको 3 टर्म्स बताए, एक हो गया होमोनियम्स, एक हो गया होमोफोन्स, एक हो गया होमोग्राफ। अब इसको समझते हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। होमोनियम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स, समझते हैं इनको, ठीक है। होमोनियम मैंने बताया कि कोई वर्ड है जो एक जैसा लिखा हुआ है, उसकी स्पेलिंग भी वैसी है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी वैसा है, बोला वैसा जाता है, लिखा भी कैसा जाता है, लेकिन उनके मीनिंग्स अलग है, तब वो होमोनियम्स है। कोई वर्ड जिसको पढ़ा मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग होती है, मीनिंग अलग होता है, तो वो होता है आपका होमोफोन्स। कोई वर्ड जिसको लिखा है कैसा जाता है लेकिन उसका मीनिंग और उसका स्पेलिंग अलग होता है, तो वो हो गया होमोग्राफ्स। यहाँ पे क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग दोनों एक जैसे होते हैं। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन जैसा होता है और यहाँ पे स्पेलिंग एक जैसी होती है, लेकिन मीनिंग कैसा होता है, डिफरेंट होता है तीनों में। तो ये क्या हो गया आपका, होमोफोन्स हो गया, होमोनियम्स हो गया, होमोग्राफ्स हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। होमोग्राफ्स की बात करूं तो उसमें 2 एग्जांपल, जैसे मैंने बोला लिव, एक बोल दिया लाइव। लिव मींस होता है रहना और लाइव मींस होता है कि जब हम कोई चीज, जैसे अब मैं आपको लाइव पढ़ाऊं जो आपने देख रहे हो, तो ये क्या है, लाइव है, जैसे न्यूज लाइव होती है, ठीक है। प्रकाशित करना लाइव कहलाता है, लिव मींस होता है रहना। तो इसमें लिव और लाइव स्पेलिंग कैसी है, दोनों की सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन कैसा है, अलग है, तो क्या हो गया, होमोग्राफ हो गया। वैसे दूसरा एग्जांपल है, एक होता है लीड, एक होता है लैंड, स्पेलिंग एक जैसी है लेकिन प्रोनाउंसिएशन कैसा है, अलग है, तो ये क्या हो गया, होमोग्राफ्स हो गया। आई थिंक अब आपको समझ आ गया तीनों टर्म्स क्या होते हैं, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स एंड होमोनियम्स। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। तो इसमें क्या है, पैसेज राइटिंग के बारे में बात की गई। किसके बारे में, पैसेज राइटिंग, कि पैसेज को कैसे पढ़ा जाता है, उसके आंसर कैसे किए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो पैसेज का ही होता है, उसको कौन कौन से टॉपिक, अब देखो पैसेज का बता नहीं सकता है कौन सा पैसेज आने वाला है, तो मैं कुछ वर्ड्स बताऊंगा, कुछ चीज बताऊंगा जिससे आप पैसेज को अच्छे से कर सकते हो। जैसे पहला इसमें है हाउ मच यू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। पैसेज का मतलब क्या होता है, वो ये पूछना चाहता है कि आप लैंग्वेज को कितना समझते हो। पैसेज का मतलब क्या होता है कि आपकी लैंग्वेज की पकड़ कितनी है, वोकैबुलरी आपको कितना आता है, वर्ड्स को समझना कितना आता है, आप पढ़कर उसको समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते, ठीक है, आपके अंदर लैंग्वेज का ज्ञान कितना है, वो काम होता है पैसेज का पता करना। जैसे मान लो कि यहाँ पे इसका स्टेप 1 है कि पैसेज को सॉल्व करने का हमें कौन कौन चीजों को ध्यान रखना है। तो स्टेप 1 है जो क्वेश्चंस हैं उनको केयरफुली पढ़ो, जो क्वेश्चंस है उनको केयरफुली पढ़ो, पहले पैसेज केयरफुली पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन केयरफुली पढ़ो कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप है जो इंग्लिश वर्ड्स है पैसेज में उनको इंग्लिश में ही समझो। जैसे कोई वर्ड है डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, तो आपको पता है डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है कि मतलब हानिकारक या फिर हानि पहुंचाना, तो उसको आप इंग्लिश में समझो, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव मतलब हमारे लिए डेंजर, तो आप उसे क्या करो, इंग्लिश में समझो, जिससे कि अगर कहीं एंटोनियम आता है तो आप बता दो कि इसका एंटोनियम क्या हो सकता है। तीसरा जो स्टेप है वो है फर्स्ट क्वेश्चन विल बी मोस्टली फ्रॉम वन और सेकंड पैराग्राफ। आपने क्या किया, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया और उसका आंसर चाहिए, तो आपको पहले या दूसरे पैराग्राफ में ही आंसर मिलेगा। अब उसमें 4-5 पैराग्राफ है और आप नीचे वाले लास्ट वाले पैराग्राफ में देख रहे हो पहले क्वेश्चन का आंसर, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब कि जो पहला क्वेश्चन है वो मोस्टली पहले या दूसरे पैराग्राफ में उसका आंसर होगा, वैसे ही जो दूसरा क्वेश्चन है उसका तीसरे या चौथे में होगा। उस हिसाब से क्या होता है वो क्वेश्चन सेट करते हैं। फोर्थ स्टेप है कि जो अपोजिट वर्ड है या सिनोनिम्स है या फिर टाइटल है, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनको सबसे लास्ट में करो। तो ये हो गया पैराग्राफ राइटिंग का। मैंने क्या बताया, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, दूसरा बताया मैंने जो इंग्लिश के वर्ड है उनको इंग्लिश में समझो, तीसरा स्टेप था कि जो क्वेश्चंस, जो पहला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन वो पैराग्राफ के हिसाब से होता है, पहला 1 से 2 पैराग्राफ के बीच में होगा, दूसरा 3 से 4 में होगा, चौथा 4 से 5 में होगा। ऐसे क्या होता है क्वेश्चंस आपके होते हैं, सेट होते हैं। और जो मैंने बोला कि जो आपके अपोजिट सिनोनिम्स या टाइटल वाले क्वेश्चंस होते हैं कि इस वर्ड का अपोजिट क्या है, इस वर्ड का सिनोनिम्स क्या है, इसका पूरे पैराग्राफ का टाइटल क्या होगा, टाइटल वाला क्वेश्चन आता है, तो वो आप लास्ट में करो, क्योंकि आप समझ जाओगे पैराग्राफ को तो आप एक अच्छा सा टाइटल दे सकते हो। तो ये हो गया हमारा यूनिट 4 से जो कुछ भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 ब्लॉक 2 स्टार्ट है, इसमें एक वर्ड है रिदम। क्या वर्ड है, रिदम, इसको समझते हैं। रिदम मींस होता है लय। अब लय आपको पता है, जब गाना चलता है ना उसमें एक ट्यून होता है, ठीक है, जैसे कोई भी गाना उसमें एक ट्यून होता है, फ्लो होता है, जिससे हमें गाना अच्छा लगता है, उसे हम बोलते हैं लय। मतलब किसी भी चीज को एक फ्लो में बोलना। जैसे पहले हमने कोई चीज तेज बोली, फिर स्लो, फिर तेज, फिर स्लो, फिर तेज, फिर स्लो, उसे हम बोलते हैं लय। इसमें पढ़ लेते हैं अ रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड और मूवमेंट। मतलब किसी भी साउंड का रेगुलर रिपीटेड पैटर्न, जैसे आपने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे स्लो, यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे स्लो, यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे स्लो, यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे स्लो, जैसे सा रे गा मा पा धा नी
मीन्स मतलब आप क्या कर रहे हो, स्लो और अप कर रहे हो, इसे हम बोलते हैं रिदम। तो क्या होता है, रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड और मूवमेंट क्या कहलाता है, रिदम कहलाता है, इसे हम लय बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, दो टर्म्स है, उनको समझना इंपॉर्टेंट है, उनको समझ लेते हैं। एक होता है स्ट्रेड सिलेबल, एक क्या होता है, स्ट्रेस्ड सिलेबल, स्ट्रेड सिलेबल, और दूसरा होता है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। बहुत ही बेसिकली समझ लेते हैं टर्म्स को। ठीक है, अब ये क्या है, जैसे कोई वर्ड है, आप जैसे मैंने कोई सेंटेंस या वर्ड है, जैसे मैंने बोला एप्पल, मैंने क्या बोला, एप्पल। आपने देखा होगा कि जब एप्पल बोलते हैं तो जो ए वर्ड है इस पे ज्यादा जोर देते हैं, क्या देते हैं, जोर देते हैं, तेज आवाज में बोलते हैं, पल पे इतना जोर नहीं देते। ठीक है, तो जो साउंड जिस वर्ड पे या फिर जिस लेटर पे हम ज्यादा साउंड पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, वो हमारा कहलाता है स्ट्रेस्ड। मतलब आपको यहाँ पे स्ट्रेस मींस क्या होता है कि हमें यहाँ पे अपनी आवाज खींचनी पड़ती है। ठीक है, तो वो हो गया स्ट्रेस्ड सिलेबल। ऐसा कोई वर्ड जिसके एक पार्ट पे हम ज्यादा जोर दे रहे हैं उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस्ड, और जिस पर जोर नहीं दे रहे उसे हम बोलते हैं अनस्ट्रेस्ड। जैसे मैं बोल रहा हूं आई वाज गोइंग टू होम, तो मैंने कुछ वर्ड पर ज्यादा जोर दिया, कुछ पर कम जोर दिया। जिन पे ज्यादा जोर दे रहा हूं वो हो गए स्ट्रेस्ड, जिन पे कम जोर दे रहा हूं वो कौन से हो गए आपके अनस्ट्रेस्ड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे बात करूं मैं राम, मैं बात की राम की, तो रा पर मैंने ज्यादा जोर दिया, रा पर मैंने ज्यादा जोर दिया, माँ पे कम जोर दिया, तो रा हमारा क्या है, स्ट्रेस्ड है, और माँ क्या है, अनस्ट्रेस्ड है। आई थिंक आपको समझ में आ गया स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड लेवल में अंतर क्या होता है। ठीक है, और इसमें से इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मीटर की बात करते हैं। मीटर, यहाँ पे एक मीटर क्या होता है, जो लय को समझता है कि जो आपका पैटर्न है कौन से हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म है मीटर, बाई चांस आपसे पूछे इसलिए मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ, वैसे पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी देख लो। मीटर में एक है इयाम्बिक मीटर, क्या है, इयाम्बिक मीटर। इसको पूछ सकते हैं कि इयाम्बिक मीटर क्या होता है। तो मीटर क्या होता है, जैसे मान लो कि आप कोई सेंटेंस है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया है आई वंडर्ड lonely as a cloud, मतलब कि बादलों की तरह अकेला घूम रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आई वंडर्ड, हमने यहाँ पे वाह उसको स्ट्रेस दिया, डेड को नहीं दिया। ठीक है, फिर लॉनली, लॉ को स्ट्रेस दिया, ली को नहीं दिया। ठीक है, एज को दिया स्ट्रेस, आ को नहीं दिया, और क्लाउड में क्लाउड को दिया स्ट्रेस। मतलब हम बोलते हैं आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, तो हमने देखा हम वंडर्ड पे स्ट्रेस दे रहे हैं, तेज बोल रहे हैं, लॉनली को तेज बोल रहे हैं, एस को तेज बोल रहे हैं, और क्लाउड को तेज बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जो आई है वो कौन सा है, अनस्ट्रेस्ड है, ये स्ट्रेस्ड आ गया, ये अनस्ट्रेस्ड है, ये स्ट्रेस्ड, ये अनस्ट्रेस्ड, ये स्ट्रेस्ड, ये अनस्ट्रेस्ड, और ये स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड। तो हम देख रहे हैं पहले अनस्ट्रेस्ड आ रहा है, फिर स्ट्रेस्ड आ रहा है, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड। मतलब क्या हो रहा है, यूएस 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 यूएस। जब ऐसा पैटर्न चलता है कि हम कोई बात बोलते हैं जिसमें एक चीज को हम तेज बोलते हैं, एक चीज को स्लो बोलते हैं, फिर एक चीज को तेज बोलते हैं, एक चीज को स्लो बोलते हैं, तो हमारा कहलाता है इयाम्बिक मीटर। इयाम्बिक मीटर क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस या कोई चीज आप बोल रहे हो किसी रिदम में, तो आप क्या कर रहे हो कि एक के बाद एक चीज को आप स्लो बोल रहे हो, फिर तेज बोल रहे हो, आप अपना मीटर चेंज नहीं कर रहे हो। अगर यहाँ पे होता कि हमने आई वांटेड, हमने दोनों को तेज बोला, तब वो इयाम्बिक नहीं है। मतलब पहले आपने अनस्ट्रेस्ड बोला, फिर स्ट्रेस्ड पे आए, फिर अनस्ट्रेस्ड पे, फिर स्ट्रेस लेवल पे, तो कौन सा हो जाएगा, इयाम्बिक मीटर हो जाएगा। आई थिंक आपको इयाम्बिक मीटर समझ में आ गया है। ठीक है, अगर बाई चांस क्वेश्चन पूछता है तो उसको लिख देना, वैसे मोस्टली इस पे क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि आपसे वही पूछते हैं जो बहुत ही बेसिक टर्म्स होते हैं, फिर भी समझ लो इसको। आगे बात करते हैं राइम की, इसकी बात करते हैं राइम। ठीक है, राइम आपने पढ़ा होगा पोएम्स में होती है। सिंपली समझा देता हूं, जैसे मान लो कि पोएम होती है, हमें पोएम अच्छी क्यों लगती है या गाना अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि लास्ट में उनके हर वर्ड मिला होता है। जैसे बात करें कोई गाना है, हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, ठीक है, तुझसे जुदा जो हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होता है, खुद से भी हो जाएंगे जुदा। तो हमने देखा लास्ट में आया वजूद मेरा और फिर आया जुदा, तो मेरा और जुदा एक जैसे लग रहे हैं। मतलब कि किसी भी पोएम या किसी भी चीज में जो लास्ट का वर्ड होता है उनका जो साउंड होता है अगर सेम हो तब वो क्या कहलाता है, राइम कहलाता है। मैंने क्या कहा, कोई पोएम होती है जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो उसमें क्या है, स्टार और आर एक जैसे साउंड दे रहे हैं, तो क्या हो गए, राइम हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही जो पोएम्स मोस्टली होती है किसमें होती है, राइम में होती है। अब इनका एक होता है राइम पैटर्न, इनका क्या होता है, राइम स्कीम जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइम स्कीम। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे होता है। जैसे मान लो कि कोई भी पोएम है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका आ गया, कहीं पे आर आ गया और उसके बाद स्टार आ गया,
फिर नीचे आपका आ रहा है पिंक, ठीक है, और फिर आ रहा है लिंक, फिर आ रहा है आपका टार, मैं सब समझा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं। फिर आपका आ गया कहीं पे प्रेस, और फिर आ गया ड्रेस। ये आपकी पोएम है जिनके लास्ट के वर्ड ये हैं। आपने देखा आर है, स्टार है, पिंक है, लिंक है, टार है, प्रेस है, ड्रेस है। आपने देखा कि आर, स्टार और टार एक जैसा साउंड दे रहे हैं। आपने इसको दे दिया ए, इसको दे दिया ए, इसको दे दिया ए। पिंक लिंक एक जैसा दे रहे हैं तो आपने बीबी कर दिया, इसको सीसी कर दिया। तो इसका जो राइम स्कीम वो कैसे बनेगी? इसकी राइम स्कीम बनेगी ए ए बी बी ए सी सी। तो ये आपकी बनेगी राइम स्कीम। राइम बीस क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस या कोई भी जो आप बोल रहे हो उसके लास्ट की जो वर्ड है उनका साउंड अगर सिमिलर है तब वो राइम है। उनकी स्कीम कैसे बनती है कि लास्ट के वर्ड को देखो, जिनका वर्ड एक जैसा है उनको ए दे दो, जो नेक्स्ट वर्ड है उसको बी दे दो साउंड है, और जो अगला साउंड है उसको सी दे दो। तो ऐसे आपकी राइम स्कीम बन जाती है। आई थिंक आपको राइम स्कीम समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ और जो टर्म्स है उन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। आगे पढ़ेंगे यूनिट 6 में अच्छे से, अभी इस पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। पहला है अलिट्रेशन। क्या है? अलिट्रेशन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आता है आपको कि ये क्या होते हैं, या फिर आपको दिया जाएगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है तो आपको बताना पड़ता है। अलिट्रेशन मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि एक सेंटेंस हमने बोला, उसमें जो वर्ड्स हैं, जो जैसे मान लो कि मैंने यहां बोला ही बुल्ट अ बिग बोट, मैंने क्या बोला? ही बुल्ट अ बिग बोट। आपने देखा यहाँ बुल्ट में भी है, बिग में भी है, बोट में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पहला लेटर है वो रिपीट हो रहा है। ऐसा कोई भी वाक्य आप बोल रहे हो, सेंटेंस बोल रहे हो, जिसमें जो शब्द है उनका पहला लेटर एक से ज्यादा बार रिपीट हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, उसे हम बोलते हैं अलिट्रेशन। क्या बोलते हैं? अलिट्रेशन बोलते हैं। आई थिंक आपको अलिट्रेशन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एजोनेंस की। एजोनेंस की बात करते हैं, ठीक है। एजोनेंस क्या होता है? इसमें साउंड रिपीट होता है। जैसे मैं बोलूं कोल्ड और मैं बोला बोल्ड, ठीक है, उसके बाद में बोला टोल्ड, तो इसमें क्या है? आपने देखा को, बो, टो, तो इसमें जो स्वर है, जो वॉवेल्स हैं, उनका साउंड क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। उनका साउंड क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। कॉन्सोनेंट का रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, हो जाए ना हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वॉवेल्स का साउंड क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। जैसे कोल्ड, बोल्ड और उसके बाद टोल्ड। यहाँ पे सी अलग है, बी अलग है, यहाँ पे टी अलग है, लेकिन साउंड ओ का कैसा रिपीट हो रहा है? तो यहाँ पे कहलाता है एजोनेंस। द रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड विदाउट रिपीटिंग कॉन्सोनेंट साउंड। जो कॉन्सोनेंट वर्ड है उसको रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन वॉवेल रिपीट हो रहा है, उसका साउंड रिपीट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या दे रहा है? राइम दे रहा है। क्या दे रहा है? राइम दे रहा है। तो इसे हम बोलते हैं क्या? एजोनेंस। अलिट्रेशन मैंने बता दिया कि जब किसी भी वर्ड का पहला लेटर जो कॉन्सोनेंट होगा वो अगर रिपीट होता है तो अलिट्रेशन, इसे हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार, और ये है एजोनेंस जिसे हम बोलते हैं स्वर साम्य अलंकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट टर्म है वो है ओनोमेटोपोइया, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट टर्म्स है बट बहुत सिंपल है, आसान है समझना। इनको बस समझ लो माइंड में कि होते क्या है। ओनोमेटोपोइया, ठीक है। मैंने कहा नेक्स्ट टर्म है ओनोमेटोपोइया। अब इसमें क्या होता है? वर्ड दैट साउंड द सेम एज दे मेक नॉइज आर कॉल्ड ओनोमेटोपोइया। मतलब कि कुछ वर्ड होते हैं जिनको यूज किया जाता है जो साउंड करते हैं। जैसे बात करें कुक्कू की, कुक्कू, कुक्कू मींस क्या होता है? कोयल। कुक्कू मींस क्या होता है? कोयल। अब जो कोयल होती है उसका नाम कुक्कू रखा गया इंग्लिश में, उसका साउंड कैसा होता है? कुक्कू जैसा ही होता है। वो क्या करती है? कू कू, तो उसका साउंड भी कुक्कू जैसा है, उसका नाम भी कुक्कू जैसा है। ऐसे वर्ड जिनका नाम और उनका साउंड एक जैसा हो, सेम हो, उन्हें हम बोलते हैं ओनोमेटोपोइया। बहुत कम होते हैं लेकिन आपको समझ रहा है तो समझ लो। कुक्कू मींस कोयल होता है, उसका साउंड भी कुक्कू जैसा करती है, तो क्या हो रहा है कि नाम भी कुक्कू, साउंड भी कुक्कू, तो वो क्या कहलाएगा? ओनोमेटोपोइया कहलाएगा। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हमारी यूनिट 5 भी यहाँ पे और होती है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 6 की तरफ। अब हम बात करेंगे प्रॉपर किसका? फिगर ऑफ स्पीच का, कि होता क्या है। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है पहले समझ लेते हैं। फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार। जैसे कोई भी दुल्हन होती है, उसको जब कोई दुल्हन की शादी होती है तो क्या करते हैं? उसका मेकअप करते हैं, उसका श्रृंगार करते हैं, उसको सजाया जाता है जिससे कि वो सुंदर दिखे। वैसे जो हमारी लैंग्वेज है उसको सजाने का, उसका मेकअप करने का काम कौन करता है? फिगर ऑफ स्पीच करता है। वैसे तो बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन हमें बेसिक कुछ फिगर ऑफ स्पीच जो हमारे बुक में दिए गए उन पे फोकस करना है। मैंने क्या कहा? बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन हमें बेसिक कुछ होते हैं फिगर ऑफ स्पीच, उन पर ध्यान देना है जो हमारी बुक में दिए गए हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो इसमें कुछ टाइप्स हैं। जैसे पहला है सिमिले,
ठीक है, जो इंपॉर्टेंट को बता रहा हूं, एक है सिमिली, एक है मेटाफोर। ठीक है, इनमें दोनों में कंफ्यूजन रहता है, इनको पहले क्लियर कर लेते हैं। देखो सिमिली क्या होता है, जो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच वो क्या करता है कि दो चीजों की तुलना करता है, क्या करता है, कंपैरिजन करता है। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरा दोस्त सोने जैसा प्यारा है, मेरा दोस्त सोने जैसा प्यारा है, तो मैंने क्या किया कि अपने दोस्त की तुलना किससे की, सोने से, गोल्ड से। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, माय फ्रेंड इज लाइक गोल्ड, माय फ्रेंड इज लाइक गोल्ड, तो मैंने यहाँ पे लाइक वर्ड का यूज किया। ठीक है, वैसे हम बोलते हैं यू आर एज कोल्ड एज आइस, तुम इतने ठंडे हो जितने की आइस, जितनी बर्फ, तो मैंने उसमें यूज क्या किया, एज का यूज किया। ठीक है, तो लाइक और एज का वर्ड का यूज कर जब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, लाइक और एज वर्ड का यूज करके जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं किसी चीज की किसी और चीज से, तो वो क्या कहलाता है, सिमिली कहलाता है। जैसे यू आर लुकिंग लाइक मून, तुम चांद की तरह दिख रहे हो, तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम सिमिली कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या होगा, सिमिली। मेटाफोर में हम कंपेयर करते हैं, मेटाफोर में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सर जब सिमिली में कंपेयर करते हो, मेटाफोर की नीड क्या थी, मेटाफोर की नीड ये थी कि मेटाफोर में हम डायरेक्टली कंपेयर करते हैं। कैसे करते हैं, डायरेक्टली, यहाँ पे लाइक और एज का यूज नहीं करते। जैसे सिमिली में क्या है कि तुम चांद की तरह हो, चांद नहीं हो, लेकिन यहाँ पे क्या बोल देते हैं कि तुम चांद हो। जैसे यहाँ बोल दिया, यहाँ पे हो गया यू आर लाइक अ लॉयन, तुम शेर की तरह हो, मेटाफोर क्या हो जाएगा, यू आर अ लायन, तुम शेर हो। तो यहाँ पे आप बता रहे हो की तरह, आप लॉयन नहीं हो लेकिन उसकी तरह हो, लेकिन मेटाफोर में क्या है कि आप लॉयल हो, आपको वो चीज बना दिया गया, डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, उसे बोलते हैं मेटाफोर। आई थिंक आपको समझ आ गया दोनों टर्म्स। ठीक है, इसके दो पार्ट्स और थे, एक्सटेंडेड मेटाफोर एंड मिक्स्ड मेटाफोर, उन पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्जाम में सिंपल सा पूछा जाएगा सिमिले और मेटाफोर क्या होता है, या फिर कोई दिया जाएगा, जैसे उन्होंने दे दिया कि माय फ्रेंड इज आइस, तो उसमें बोलेंगे कौन सा इसमें अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप बोलोगे मेटाफोर। उसने बोल दिया माय फ्रेंड इज लाइक अमिताभ बच्चन, तो कौन सा है, लाइक वर्ड देख लिया, तो कौन सा है, सिमिले है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा है स्नैक्ड, स्नैक डिकी। ठीक है, इसको समझते ही क्या होता है, इसे हम हिंदी बोलते हैं उपलक्ष्य अलंकार। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी एक चीज है, कोई भी एक बड़ी चीज है, ठीक है, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, छोटी चीज को समझा रहे हैं, या छोटी चीज को हम बड़ी चीज से समझा रहे हैं। अभी समझ नहीं आया होगा, इसे हम बोलते हैं स्नैक डिकी। मतलब क्या होता है, इसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले। और फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा, मतलब एक पार्ट उसे क्या कर रहे हैं, हम पूरा समझाना चाह रहे हैं, या फिर पूरे से एक पार्ट को समझाना चाह रहे हैं। जैसे जब भी क्रिकेट मैच होता है, कोई मैच होता है, तो हम क्या बोलते हैं, इंडिया जीत गया। हम क्या बोलते हैं, इंडिया जीत गया। क्या उसमें इंडिया जीता है, नहीं, इंडिया क्रिकेट टीम जीती है। तो हम फिर क्या कर रहे हैं, इंडिया क्रिकेट टीम के जीतने से हम क्या कर रहे हैं, पूरी इंडिया की जीत बता रहे हैं। तो उसमें कौन सा है, स्नैक डिकी है। बात समझ में आ रही है, स्नैक डिकी है, क्योंकि हमने क्या किया कि इंडियन क्रिकेट टीम एक बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, गोल्फ का अलग है, हॉकी का अलग है, फुटबॉल का अलग है, लेकिन हमने क्या किया, इंडियन क्रिकेट की टीम की जीत से हमने पूरी इंडिया की जीत बता दी, मतलब छोटे पार्ट से हमने बड़ी चीज का जीत बता दिया, इसको कंपेयर कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, तो क्या होगा, स्नैक डिकी हो गया। वैसे ही जो ब्रेड होता है, ब्रेड आपको पता है क्या होता है, ब्रेड मींस रोटी होता है, लेकिन कभी हम क्या करते हैं, ब्रेड को फूड से कंपेयर कर देते हैं। क्या करते हैं, ब्रेड को फूड से कंपेयर कर देते हैं, तो उसमें भी क्या होगा, स्नैक डिकी होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। या फूड को ब्रेड से कंपेयर करते हैं, जैसे मैं बोलूं द वर्ड ब्रेड कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट फूड, जैसे हैव यू टेकन ब्रेड, तो मतलब क्या, उससे फूड का मतलब है, लेकिन हमने क्या किया, उसमें ब्रेड का यूज कर दिया, तो हम समझ जाएंगे कि हमने खाना खाया कि नहीं खाया। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं कि छोटी चीज से बड़े का कंपेयर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और बड़ी चीज से छोटी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम बोलते हैं स्नैक डिकी। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है पर्सनिफिकेशन। आगे जो टर्म है वो क्या है, पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन मैं चाह रहा हूं जल्दी समाप्त हो जाए, क्योंकि एक वीडियो में आ जाएगा तो आपको समझ में आसानी होगी। पर्सन मींस आप जानते हो कि व्यक्ति, ठीक है, और मैग्निफिकेशन होता है कि किसी भी चीज को उस जैसा बनाना। अब जैसे मान लो कोई नॉन लिविंग थिंग है, कोई नॉन लिविंग थिंग है जिसके अंदर जान नहीं है, लेकिन आप उसको दर्शा रहे जैसे उसके अंदर जान हो। जैसे हम बोलते हैं कि बादल नाच रहे थे, या बादल गा रहे थे, या फिर हवाएं एक मधुर सा गीत गा रही थी। अब गाने का काम कौन करता है, इंसान करता है। इंसान की क्वालिटी को हमने क्या किया, हवाओं के साथ जोड़ दिया कि हवाएं इंसान की क्वालिटी कर रही थी। मतलब कि जब नॉन लिविंग थिंग्स को हम ह्यूमन बीइंग्स के जैसे दर्शाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसी क्वालिटी बताते हैं जो ह्यूमन
ह्यूमन बींग्स में होती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। हम क्या कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को एक लिविंग थिंग का मोड़ दे रहे हैं। जैसे मैं रोड पर जा रहा था, रोड चिल्ला रही थी, या फिर मैं कोई पिज्जा खा रहा था, लेकिन जब मैंने पिज्जा खाया तो आवाज आई पिज्जे की, प्लीज मुझे ना खाओ, तो पिज्जा बोल सकता नहीं बोल सकता, लेकिन हमने उसको दर्शाया कैसे कि वो बोल रहा है। बोलने का काम कौन करता है, ह्यूमन बीइंग करता है, लेकिन हमने नॉन लिविंग थिंग्स में दर्शा दिया तो वो क्या हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला टर्म है मेटोनमेन। अगला क्या है, मेटोनमेन। मेटोनमेन, ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, इसे हम बोलते हैं लक्षणांकार। अब इसमें क्या है, देखो कोई भी एक वर्ड है जिसको हम किसी और वर्ड के लिए यूज कर देते हैं, उनका मीनिंग सेम नहीं होता, लेकिन हम समझ सकते हैं उसका क्या होता है। जैसे मान लो क्राउन मीन्स क्या होता है, क्राउन मीन्स आपको पता है राजा का मुकुट, ठीक है, और यही क्राउन का हम यूज कर देते हैं किंग के लिए, किसके लिए, राजा के लिए। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई रिमेन लॉयल टू द क्राउन। यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई रिमेन लॉयल टू द क्राउन। अब क्या आप क्राउन के लिए लॉयल रहोगे, मतलब राजा के मुकुट के लिए आप लॉयल होगे, आप ईमानदार हो, आप भरोसेमंद हो, किसके लिए, राजा के लिए। लेकिन यहाँ पे किंग नहीं लिखा, क्या कर दिया, क्राउन लिख दिया, तो आप समझ जाओगे क्राउन क्या होता है, राजा का मुकुट होता है। बात किसके लिए, राजा की हो रही है, तो ये क्राउन वर्ड है किसके लिए आया है, किंग के लिए आया है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो एक दूसरे से क्लोजली होते हैं और उनका यूज होता है एक दूसरे की जगह पे, उन्हें हम बोलते हैं मेटोनमी। बात समझ में आ गई है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम अलग यूज कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे आई रिमेन लॉयल टू द किंग, तभी वही बात थी। अब आपने यहाँ पे क्राउन लिख दिया, तो अगर आपको नहीं पता क्राउन क्या होता है तो आप किंग समझ नहीं पाओगे। तो क्राउन मींस होता है राजा का मुकुट, तो आप समझ जाओगे कि लॉयल किसकी तरफ है, राजा की तरफ है। बात समझ में आ रही है। तो इन्हें हम बोलते हैं मेटोनमी। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अब आते हैं यूनिट 7 पे। यूनिट 6 में हमारा इतना ही था जो पॉइंट्स थे। यूनिट 7 में पहला है आयरनी। पहला क्या है, आयरनी। इसको देखते हैं ये क्या होता है। अब इनमें क्या होता है कि हम कुछ चीज बोलते हैं, उसको अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब उल्टा होता है। जैसे हमने बोला, अरे तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम तो बहुत सुंदर हो। आईना, अगर आप खुद की शक्ल देखोगे आईने में तो कोयला भी शर्मा जाए। मैंने क्या कहा, तुम बहुत सुंदर हो, अगर अपनी शक्ल देखोगे आईने में तो कोयला भी शर्मा जाए। मैंने उसको पहले सुंदर बोला, फिर उसकी बेइज्जती कर दी। मतलब आप क्या बोल रहे हो कि अपनी बात बोलना चाह रहे हो, लेकिन उसको घुमा फिरा कर। जैसे मेरा बेटा तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, मेरा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है, क्लास में फेल हो गया, सबसे कम मार्क्स लाया है। तो पहले आपने क्या बोला कि मेरा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है, साइंटिस्ट है, आइंस्टाइन है, लेकिन क्लास में क्या हो गया, फेल हो गया। पहले आपने दर्शाया कि बहुत इंटेलिजेंट है, फिर आप बोल रहे फेल हो गया। तो ऐसे जिन चीजों का हम यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो कहना कुछ और चाहते हैं, लेकिन उसको घुमा फिरा कर उसका उल्टा मीनिंग निकाल जब कहते हैं, उसे हम बोलते हैं आयरनी। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। आयरनी इज अ फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द पर्सन डिलीवरिंग द आयरनिक स्टेटमेंट सेज समथिंग व्हिच इज कंप्लीटली अपोजिट टू व्हाट दे मीन। मतलब कहता कुछ और है और उसका जो मतलब है उसका कैसा होता है, उल्टा होता है। यहाँ मेरा बेटा तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन बेटा कैसा है, फेल हो गया। तो मतलब उसने कहा कुछ और है, लेकिन मीनिंग उसका कुछ और है, उसे हम बोलते हैं आयरनी। ठीक है, अगला है पैराडॉक्स। अगला क्या है, पैराडॉक्स। ये जो तीन मैं अभी बताने वाला हूँ, ये एक दूसरे से बहुत ही कंफ्यूजिंग है, समझना इसको। आयरनी मतलब आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट बोला जिसका मतलब उल्टा है, लेकिन आपने कहा कुछ और, उसका अपोजिट कहा है। जैसे मैंने बोला, और दूसरा मैंने बोला, सी इज अ ग्रेट सिंगर हु सिंग्स लाइक अ क्रो। मतलब वो है बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छी गायिका है, लेकिन कैसे गाती है, कौवे की तरह गाती है। आपको पता है कि वो अच्छा नहीं गाता, तो वो आप कहना क्या चाह रहे हो कि वो अच्छी गायिका नहीं है, लेकिन आपने उसका उल्टा वर्ड यूज किया, उल्टे अपने वाक्य यूज किए, तो उसमें आता है आयरनी। अब आते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में क्या होता है कि जो आप स्टेटमेंट बता रहे हो, इसमें ध्यान समझना। कोई आपने स्टेटमेंट दिया, ठीक है, आपने कोई चीज बोली, आपने जो बोला है उसका उल्टा बोला है, लेकिन आपका अगर अच्छे से समझोगे तो मीनिंग सही आता है। जैसे मान लो कि मैंने बोला सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। यहां समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने क्या बोला, सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। अब मेरा स्टेटमेंट है, मैं क्या कह रहा हूं, पैसे बचाओ उन्हें खर्च करके। आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, पैसे बचाओ उन्हें खर्च करके। खर्च करेंगे तो पैसे बचेंगे कैसे? अगर आप इसको ध्यान से समझोगे, अगर आप इसमें कॉन्सेंट्रेट करके समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि मीनिंग इसका सही है। और आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे उल्टी बातें कर रहा हूँ कि पैसे बचाओ उसको खर्च करके, लेकिन अगर आप इसको क्लोजली समझोगे, अच्छे से अगर इसको आप एनालाइज करोगे, तो इनका मीनिंग बिल्कुल राइट जाता है। अब सेव मनी मतलब पैसा बचा उसको स्पेंड
स्पेंड करके। जब तक आप पैसे स्पेंड नहीं करोगे मनी सर्कुलेट नहीं होगा, और जब मनी सर्कुलेट नहीं होगा तो मनी की वैल्यू गिरेगी। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि पैसे को बचाओ कैसे, उसको सर्कुलेट करके, स्पेंड करके। तो हमने देखा कि जब इसको पहले पढ़ा बिना समझे तो हमें लगा कि ये मतलब अपोजिट चीज है, पैसे बचाओ खर्च करके, क्या मतलब है इसका। जब से अच्छे से एग्जामिन किया तो हमें समझ में आया कि मीनिंग उसका बिल्कुल पॉजिटिव है। तो ऐसे को बोलते हैं हम पैराडॉक्स, जो खुद का विरोध करते हैं लेकिन अच्छे से अगर आप समझोगे तो वो मतलब बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही मीनिंग बताते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, मतलब कोई मूवी खत्म होने वाली है और हम बोल रहे हैं कि अभी शुरुआत है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि एंड की शुरुआत है, जो उसके आखिरी पल है उसकी शुरुआत है। तो हमें लगता है कि बिगिनिंग ऑफ द एंड मतलब समाप्त होने में, तो हम बिगिनिंग का यूज कर रहे हैं, तो या तो गलत कर रहे हैं। अच्छे समझने तो समझ में आ जाएगा कि एंड मतलब उसका आखिरी पार्ट है, उसकी शुरुआत हुई है, अब आखिरी पार्ट आ गया है, इससे ये मतलब होता है। ठीक है, अगला है एंटीथेसिस। अगला क्या है, नेक्स्ट जो है वो है एंटीथेसिस। ठीक है, एंटीथेसिस मींस होता है पुटिंग टुगेदर ऑफ टू अपोजिट आइडियाज कॉल्ड एंटीथेसिस। जब हम दो आइडियाज को, अपोजिट आइडियाज को एक साथ लिखते हैं, जब हम दो अपोजिट आइडियाज को एक साथ लिखते हैं बोलते हैं एंटीथेसिस। जैसे 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 बर्निंग अ फायर टू स्टे कूल, मतलब कि आग जला लो जिससे कि ठंडा मिले। अब यहाँ पे देखो सिंपल है, आग जलाओगे तो क्या होगा, गर्मी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, बर्निंग फायर टू स्टे कूल। हमने दो अपोजिट आइडिया को एक साथ लिखा है, इसे हम बोलते हैं एंटीथेसिस। यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, पहला हमने देखा था किसका, आयरनी, मतलब इसमें क्या था कि हमने कोई चीज बोलने वाले थे, स्टेटमेंट, हमने बोला कुछ और है, मीनिंग कुछ और है, उसे बोलते हैं आयरनी। दूसरा था पैराडॉक्स, मतलब हमने कोई चीज, उसमें दो चीजों का यूज किया जो कि एक दूसरे से अपोजिट है, लेकिन मीनिंग अगर आप सेंस समझोगे तो सेंस उसका बिल्कुल करेक्ट है। हमने बोला था कि स्पेंडिंग मनी मतलब सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। ठीक है, समझ में आ गया था। अब बात करते हैं एंटीथेसिस की, मतलब कि दो अपोजिट आइडियाज को एक साथ लिखता है, जैसे बर्निंग फायर टू स्टे कूल, आग जलाओ कूल रहने के लिए, क्या मतलब है। लेकिन हमें समझना है कि इसमें दो अपोजिट आइडियाज को एक साथ लिखा गया है, इसे हम पढ़ेंगे एंटीथेसिस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला एक और देख लेते हैं, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। अगर बोलना सिल्वर है, बोलना चांदी है, तो चुप रहना क्या है, सोना है। अब यहाँ पे क्या है, सिल्वर और गोल्ड अपोजिट है और इन दोनों का यूज किया गया है एक ही सेंटेंस में। तो ये हमारा हो गया क्या, एंटीथेसिस। हमारा ये भी कवर हो गया। आगे देखते हैं क्या है, थोड़ा सा और बच्चा उसको समझ लेते हैं। यूनिट 8 की बात करें तो इसमें एलिगरी, कौन सा टर्म है, टर्म है एलिगरी। ठीक है, इसको समझते हैं। इट इज अ स्टोरी और पिक्चर विद अ हिडन मीनिंग। ये क्या है, एक स्टोरी या कोई पिक्चर होता है किसी हिडन मीनिंग के लिए। अगर बात करें एलिगरी की, अगर आप इसके बारे में लिखना चाहो तो पूरा एक आप इस पर नोवेल लिख सकते हो, इतना बड़ा टर्म है। अब मैं आपको बताऊं कि क्या होता है, कभी कभी हम कोई चीज बताते हैं, जैसे मान लो कि आप बताना चाहते हो कि जिंदगी में क्या कौन कौन सी मुसीबतें आई आपके, तो आपने बोला कि मैं ऐसे चल रहा था, फिर मेरे सामने एक इंसान आया जिसका नाम था मुसीबत, वो मेरे पास आया, उसने मुझसे बोला कि मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मैंने बोला मैं तुम्हें मार के आगे बढ़ूंगा। तो आपने क्या उसमें मतलब आपने क्या किया, उसमें एक जो मुसीबत नाम था उसको आपने एक वो दे दिया, कैरेक्टर दे दिया कि हमारी जिंदगी में ऐसा मुसीबत आई थी, तो उसने मुझसे ये बोला था। क्या मुसीबत ने आपसे बोला था, नहीं बोला था, लेकिन आप उसको कैरेक्टर दिया है, तो उसे हम बोलते हैं एलिगरी। जब हम कुछ इमेजिनेशन करके किसी चीज को कैरेक्टर देते हैं, किस लिए, जिससे कि आप स्टोरी को या डिस्क्रिप्शन को, किसी भी चीज को समझा सको, उसे बोलते हैं एलिगरी। जैसे एक यहाँ पे नॉवेल है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, एक नॉवेल है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जिसमें एक कैरेक्टर होता है क्रिश्चियन। वो क्या करता है कि एक बहुत बुरी जिंदगी, बहुत ही गंदी जिंदगी से अच्छी जिंदगी में जाना चाहता है। तो उसको रास्ते में बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे आशा मिलती है, हार मिलती है, जीत मिलती है, धोखा मिलता है, लालच मिलता है, अमीरी मिलती है, गरीबी मिलती है। तो ये सारे कैरेक्टर के रूप में मिलते हैं, मतलब आदमियों के रूप में मिलते हैं। तब वो जो मतलब ये आशा, गरीबी और ये सब क्या है, एक फीलिंग्स है। लेकिन उसमें क्या दर्शाया गया कि आदमी आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम ये करो वो करो, तो फिर उसको समझ में आता है कि एक बुरी चीज से अच्छी चीज को जाने के लिए कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो पिलग्रिम प्रोग्रेस नाम की नॉवेल है, उसमें एलिगरी का भरपूर यूज हुआ है। एलिगरी मतलब जब हम किसी वर्ड्स को मैग्निफिसेंट करके, मतलब कि उनको दर्शाकर, मतलब कि उनको एक कैरेक्टर देकर कोई चीज समझना चाहते हैं, उसे बोलते हैं एलिगरी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया एलिगरी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं सिंबल। ठीक है, सिंबल आपको पता है किसी भी बड़ी चीज को छोटा सा निशान देना या कोई पहचान देना सिंबल कहलाता है। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप समझ जाओगे कि हॉस्पिटल का सिंबल है, मतलब मेडिकल से रिलेटेड है। किसी भी गाड़ी पे आप देखोगे ये वाला निशान, तो आप समझ जाओगे कि किसकी बात कर रहा है, हॉस्पिटल की बात कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा लाइट ऑन कर लो।
अंधेरा सा हो रहा था, शाम का टाइम है इसलिए, ठीक है। सिंबल क्या होता है, जैसे मैंने ये निशान बना दिया, आप समझ जाओगे किससे है, ये मेडिकल या हॉस्पिटल से है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं, जैसे रेड रोज होता है, रेड रोज हम इसको कब यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, लव के लिए। जैसे किसी ने आपको रोज दिया, रेड रोज, आपके समझ में आपसे प्यार करता है, तो रेड रोज हम किस लिए यूज करते हैं, लव के लिए। वैसे अगर मैं बात करूं CO2, तो आप समझ जाओगे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे किसी भी चीज को दर्शाने के लिए, चाहे वो वर्ड्स हो, फीलिंग्स हो, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो, उनको दर्शाने के लिए हम कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बनाते हैं, शॉर्ट चीजें बनाते हैं, कुछ सिंबल्स बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिंबल, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिंबल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला टर्म है इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक है। इमेजिनरी से बना है इमेजरी। इमेजरी में क्या होता है, जैसे मैं कोई कहानी सुना रहा हूं आपको, मैंने बोला कि मैं एक जंगल में गया, वहां पे एक राजा था, वहां पे एक भूत आया, उसने ये किया। जो आप बहुत ही सीरियसली कहानी को सुनते हो, आप एक कहानी सुन रहे हो, तो आपको लगता है कि आपके सामने वो चित्र आ रहे हैं, वो पिक्चर आपके सामने आ जाती है। आप आराम से लेटे हुए आप कोई कहानी सुन रहे हो, ठीक है, आंखें बंद करके, तो आपको लगता है कि आप उस कहानी में हो, आप उस कहानी को देख रहे हो, महसूस कर रहे हो। जैसे किसी ने बोला कि बहुत स्वादिष्ट खाना है, मैंने उस खाने को खाया, बहुत मजा आया, तो आपको लगेगा, फील होगा कि खाना स्वादिष्ट है, आप उसे खा रहे हो, उसे हम बोलते हैं इमेजरी। मतलब जब कोई भी चीज हो, से कोई वर्ड से आप इमेजिन करने लगते हो, कोई पिक्चर आपके माइंड में आने लगती है, उसे हम बोलते हैं इमेजरी, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इमेजरी क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काम के लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने कवर कर लिया है। अब जो आगे की यूनिट है, उनमें से ग्रामर का पार्ट ज्यादा है। जैसे बात करें वर्ब्स की, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, तो उसमें ग्रामर पार्ट ज्यादा है, इसको हम डिस्कस करेंगे ग्रामर में। आपका देखो पता है क्या होता है एग्जाम में, आपको बता दूं कैसा पैटर्न होता है। एक तो आपका पैसेज आता है, उसके बाद आपके शॉर्ट नोट्स आते हैं, ग्रामर आता है। तो जो शॉर्ट नोट्स हैं उनमें जो कुछ भी आ सकता था मैंने आपको बता दिया। एक्स्ट्रा यूनिट्स पे आपको फोकस नहीं करना, जितना मैंने बताया उससे ऊपर जो यूनिट्स हैं उनमें से कुछ भी नहीं आता आपकी एग्जाम के लिए, तो वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए है। जितना थ्योरी का पार्ट था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, लाइक फिगर ऑफ स्पीच या उससे पहले वाले जो आपके एक्सटेंडेड फॉर्म है या फिर लिटरल मीनिंग्स है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी। अब जो भी बचा हुआ है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो हम पढ़ेंगे ग्रामर में। जैसे हेल्पिंग वर्ब होगी, एक्सक्लूसिव वर्ब्स होगी, उनका यूज कैसे होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इनको देखने को मिलेगा, कहां पे कैन आता है, कहां पे कोड आता है, कहां पे मे आता है, इनको हम पढ़ेंगे ग्रामर वाले पार्ट में, ठीक है। तो थ्योरी का जितना भी था मैंने आपको क्लियर कर दिया, पास में आ गई है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आई थिंक आपको थ्योरी वाला पूरा पार्ट समझ आएगा, थ्योरी कहां से आती है, इससे बाहर थ्योरी नहीं आने वाली। शॉर्ट नोट आपके इससे आएंगे, कहीं भी कोई क्वेश्चन आएगा इससे आने वाला थ्योरी का, इससे बाहर थ्योरी नहीं आएगी। ग्रामर में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, जैसे लाइक प्रीपोजिशंस आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, सेंटेंस को सही करना आता है, और बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, उनको मैं अच्छे से ग्रामर वाली क्लास में डिस्कस करूंगा। पहले ग्रामर बताऊंगा, ग्रामर क्या क्या आता है, कैसे करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस भी करेंगे इनकी। तो मैंने आपको जितना बता दिया थ्योरी उसी में से आने वाला है। एक्स्ट्रा पर आप फोकस मत करना। इफ यू ट्रस्ट मी देन डोंट फोकस ऑन द अदर थिंग्स, जस्ट फोकस